तो वीडियो की शुरुआत होती है और हम आयोजी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका कि आज अपने मिडिल स्कूल में आखिरी दिन होता है एंड वो अपने स्कूल के लास्ट डे पर एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। वैसे तो वो लड़की भी आयोजी को पसंद करती थी क्योंकि आयोजी एक अच्छा लड़का था, बट वो फिलहाल के लिए किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो आयोजी को रिजेक्ट करके चली जाती है। अब उस लड़की के जाने के बाद आयोजी बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि ये 100वीं लड़की थी जिसने की आयोजी को रिजेक्ट किया है और इससे पहले भी 99 लड़कियां आयोजी को रिजेक्ट कर चुकी हैं, बट आज तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। भाई मेरे को तू ये बता, तेरे पास 100 लड़कियों को प्रपोज करने की हिम्मत आई कहाँ से? खैर, हमें दूसरी तरफ स्कूल की फेयरवेल पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि क्लास के सभी लोग अपने स्कूल के लास्ट डे को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहीं पर आयोजी देवदास बनकर शहर की गलियों में घूम रहा होता है। तभी आयोजी का मिडिल स्कूल फ्रेंड उससे पूछता है कि भाई ये कौन से नंबर की लड़की थी? आयोजी रोते हुए जवाब देता है कि भाई ये 100वीं लड़की थी और अब तक वो कुल 100 लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है। आयोजी का वो दोस्त इतने बड़े नंबर को सुनकर काफी हैरान होता है और वो आयोजी से पूछता है, भाई तेरे को उन लड़कियों का नाम भी याद है जिनको कि तूने आज तक प्रपोज किया है? जिस पर कि आयोजी बहुत ही दुखी मन से अपने पहले प्यार को याद करने लगता है कि किस तरह से वो अपनी पहली क्रश से रिजेक्ट हुआ था। इसके बाद आयोजी का वो दोस्त आयोजी को उसकी आने वाली लाइफ के लिए गुड लक विश करके यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम आयोजी को एक मंदिर में देखते हैं जो कि भगवान से अपने लिए गर्लफ्रेंड मांग रहा होता है। तभी आयोजी को एक आवाज सुनाई देती है जो कि आयोजी को चिंता ना करने के लिए कह रही होती है। आयोजी अपने आसपास देखता है कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, फिर भी उसे लग रहा होता है कि कोई इंसान उससे बातें करने की कोशिश कर रहा है और ये जानकर आयोजी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। तभी उस मंदिर के भीतर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलते हुए आयोजी से कहता है, बच्चे तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां यहीं पे खत्म होती है क्योंकि जिस चीज का तुम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे वो प्यार तुम्हें तुम्हारे हाई स्कूल में मिल जाएगा। ये सुनने के बाद आयोजी को उस बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन नहीं होता और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं एक गॉड हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारी सोलमेट से मिलवाने आया हूँ। गॉड बताते हैं कि जब कोई इंसान पैदा होता है तभी उसके साथ उसकी सोलमेट को भी डिसाइड कर लिया जाता है, लेकिन जब आयोजी इस दुनिया में आने वाला था तब गॉड किसी वजह से उसकी सोलमेट को बनाना भूल गए और इसी का नतीजा है कि आयोजी को अब तक सिंगल रहना पड़ा है। वैसे आयोजी की सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं क्योंकि उसको हाई स्कूल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 सोलमेट्स मिलने वाली हैं, जिसे कि गॉड ने सिर्फ आयोजी के लिए ही बनाया है। ये सुनकर आयोजी उनसे पूछता है कि आखिरकार मैं इतनी सारी सोलमेट्स का करूंगा क्या? गॉड उससे कहते हैं कि मेरा तुम्हारे लिए कंपनसेशन है कि मेरी वजह से तुम्हें इतने सालों तक सिंगल रहना पड़ा, और हाँ, जब भी तुम तुम्हारी सोलमेट से मिलोगे तब तुम्हें तुम्हारी बॉडी में एक जोरदार झटका महसूस होगा और तब तुम समझ जाना कि वही तुम्हारी सोलमेट है। अब अगले दिन आयोजी अपने न्यू हाई स्कूल पहुंच जाता है एंड एंट्रेंस सेरेमनी कंप्लीट करने के बाद अपनी क्लास की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में आयोजी 2 लड़कियों से टकरा जाता है और उनके टकराते ही उन सबको एक जोरदार झटका महसूस होता है। इसके बाद ये तीनों जमीन में गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पर आयोजी को गॉड की कही हुई बातें याद आती है और वो सोचने लगता है कि क्या ये दोनों मेरी सोलमेट्स हैं। फिर आयोजी खड़ा होता है एंड उन दोनों लड़कियों को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बट आयोजी को देखकर वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा शर्मा जाती हैं और उनमें से पिंक बालों वाली लड़की जिसका कि नाम हकारी होता है वो एक्टिंग करने लगती है कि उसके पैरों में कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई है और वो खुद से उठकर खड़ी भी नहीं हो सकती। ये जानकर आयोजी दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी सोलमेट को चोट लग गई। हकारी सोचती है कि आयोजी कितना अच्छा लड़का है जो कि उसे चोट लगने पर भी खुद रो रहा है। अब इन दोनों को देखकर सुनहरे बालों वाली लड़की जिसका कि नाम कराने होता है वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगती है एंड वो भी एक्टिंग करती है कि उसके भी पैरों में मोच आई है। अब आयोजी इन दोनों लड़कियों को सहारा देते हुए मेडिकल रूम की तरफ ले जाता है एंड पहली बार लड़कियों के इतने ज्यादा करीब होने के कारण आयोजी को बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी, बट एट द सेम टाइम वो बहुत खुश भी था। तभी रास्ते में ये लोग कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनते हैं जो कि किसी स्पेशल तरह के फ्लावर के बारे में बात कर रहे थे। वो लड़कियां बात कर रही होती हैं कि जो भी उस 4 पंखुड़ी वाले फ्लावर से अपने लवर को प्रपोज करता है तो उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस 100% होते हैं। उन लड़कियों की बातों को सुनकर हकारी और कराने दोनों ही इस फूल को लेने के लिए भागने लगती हैं और उनको भागता हुआ देखकर आयोजी सोचता है कि क्या इन दोनों को अपने पैरों में चोट नहीं लगी है। अब इसके 4 घंटे के बाद आयोजी का स्कूल में पहला दिन खत्म होता है एंड आयोजी वापस अपने घर जाने लगता है एंड वापस लौटते टाइम वो उन्हीं 2 लड़कियों के बारे में ही सोच रहा था। तभी आयोजी देखता है कि ये दोनों लड़कियां तो अभी भी उस फूल को ढूंढने में लगी हुई हैं और यहाँ पर आयोजी सोचने लगता है कि क्या ये दोनों लड़कियां मेरे लिए इतनी एफर्ट्स डाल रही हैं और ये इतने टाइम से मेरे लिए उस फ्लावर को ढूंढने में लगी हुई हैं। तभी आयोजी कराने के पीछे कोल्ड ड्रिंक्स लेके पहुंच जाता है, लेकिन कराने उससे झूठ बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर किसी के लिए कुछ भी नहीं ढूंढ रही थी, लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आया था। और ये जानने के बाद कराने शर्मा कर यहाँ से भाग जाती है। तभी आयोजी के पास हकारी आ जाती है और आयोजी उसे भी पीने के लिए ड्रिंक्स ऑफर करता है।
पर हकारी कहती है कि वो इतनी सारी ड्रिंक्स को अकेले नहीं पी पाएगी, इसलिए वो आयोजी को साथ पीने के लिए कहती है। अब हकारी की बात को मानकर आयोजी उस कैन में से थोड़ी ड्रिंक पी लेता है, लेकिन आयोजी को बाद में ये समझ आता है कि हकारी ने उससे ऐसा इसलिए करने के लिए कहा ताकि ये एक इनडायरेक्ट किस बन जाए। अब हकारी उसे पीने ही वाली होती है कि उसके हाथों से वो कैन छूट जाता है और नीचे जमीन में गिर जाता है, जिसकी वजह से हकारी उस कैन से ड्रिंक नहीं कर पाती। और यहाँ पर हकारी बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है कि उसका पहला इनडायरेक्ट किस छूट गया। वैसे आयोजी उसे रुमाल ऑफर करता है, बट हकारी उसका हाथ पकड़ लेती है। अब हकारी उसे बहुत ही ज्यादा डरते हुए प्रपोज कर देती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अब ये सुनने के बाद आयोजी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उसे सामने से प्रपोज किया हो। आयोजी यहाँ पर हकारी को हाँ करने ही वाला होता है कि यहाँ पर कराने भी आ जाती है, जो कि आयोजी के लिए ढेर सारी ड्रिंक्स लेके आई थी। अब कराने इन दोनों के बीच में आ जाती है एंड जेलेसी में कह देती है कि वो भी आयोजी को पसंद करती है। इन दोनों लड़कियों का प्रपोजल सुनने के बाद आयोजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर दोनों लड़कियां आयोजी से पूछती हैं कि वो दोनों में से किसको पसंद करता है। पर यहाँ पर आयोजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उन दोनों को कुछ भी जवाब नहीं दे पाता एंड वो अपना जवाब कल देने की बात कह के वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में आयोजी बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था कि आगे उसे क्या करना चाहिए। अब इस समस्या के समाधान के लिए आयोजी फिर से गॉड के पास आ जाता है एंड उससे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर गॉड आयोजी को सारी सच्चाई बता देते हैं कि आयोजी के साथ जो भी हो रहा है उन सब में गॉड की ही गलती है। गॉड बताते हैं कि जब वो आयोजी का फ्यूचर लिख रहे थे तब वो साथ में एक मूवी भी देख रहे थे और इसी चक्कर में उन्होंने आयोजी के साथ एक सोलमेट की जगह 100 सोलमेट को लिख दिया। ये सुनकर आयोजी गॉड को ही डांटने लगता है कि क्या गॉड से भी ऐसी गलतियां हो सकती है। लेकिन तभी गॉड कहते हैं कि आयोजी को उसके लिए भेजी सारी लड़कियों को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि उन सब लड़कियों को आयोजी की सोलमेट बनने के लिए ही भेजा गया था और अगर आयोजी ऐसा नहीं करता तो उन सारी लड़कियों की बेवजह मौत हो जाएगी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हकारी और कराने दोनों ही स्कूल में आयोजी का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर आयोजी भी आ जाता है, पर ये लोग देखते हैं कि आयोजी ने अपनी हालत बहुत ही ज्यादा गंदी कर रखी है। खैर ये दोनों आयोजी से उनका जवाब मांगती हैं और यहाँ पर आयोजी कहता है कि वो दोनों लड़कियों को ही डेट करना चाहता है। ये सुनने के बाद दोनों ही लड़कियां आयोजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं कि आयोजी उन दोनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आयोजी आगे कहता है कि उसने इस बारे में पूरी रात सोचा है और वो नहीं चाहता कि दोनों में से किसी भी लड़की का दिल टूटे, इसलिए आयोजी को अपना यही डिसीजन सबसे बेस्ट लगता है। अब ये सुनने के बाद दोनों ही लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं कि आयोजी ने उनसे कोई बात छुपाए बिना उसने अपने दिल की सारी सच्चाई बता दी। वैसे अब आयोजी अपने जेबों से उस 4 पंखुड़ी वाले फ्लावर को निकाल लेता है और उससे वो दोनों लड़कियों को ही प्रपोज कर देता है। अब कराने पूछती है कि तुम्हें ये 2 फूल कहाँ से मिल गए, जबकि हम दोनों को इतना ढूंढने पर एक भी नहीं मिला। दूसरी तरफ हकारी आयोजी की इतनी ज्यादा मेहनत और उसकी सिंसियरिटी को देख के उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आयोजी मेरे साथ 2 टाइमिंग कर रहा है। अब इन दोनों को करीब देखकर कराने भी जेलस फील करने लगती है एंड वो भी आयोजी को हाँ करते हुए उसके करीब चली जाती है। यहाँ पर आयोजी दोनों को ही प्रॉमिस करता है कि वो अपने दोनों पार्टनर्स को बहुत ही ज्यादा खुश रखेगा। अब अगले दिन आयोजी अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ अपने स्कूल पहुंच जाता है एंड ये दोनों ही लड़कियां आयोजी का हाथ पकड़ के काफी ज्यादा खुश लग रही थी। स्कूल पहुंचते ही ये लोग देखते हैं कि इनकी प्रिंसिपल मैडम किसी का पीछा कर रही होती है। ये दोनों लड़कियां आयोजी को बताती हैं कि स्कूल में जब भी कोई लड़का गलती करता है तो उनकी प्रिंसिपल मैडम उस लड़के का पीछा करके पनिशमेंट के तौर पर उसे पकड़ कर फ्रेंच किस देती हैं और आज तक उनकी फ्रेंच किस से कोई भी नहीं बच पाया है। ये जानने के बाद तो आयोजी भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है, पर अगले ही पल उससे हकारी पूछती है कि क्या उसने कभी किसी लड़की को किस किया है, जिस पर कि आयोजी बताता है कि वो दोनों ही उसकी पहली गर्लफ्रेंड्स हैं, तो उसने आज तक किसी दूसरी लड़की को किस किया ही नहीं। ये जानने के बाद दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और उन दोनों के बीच अब बैटल शुरू हो जाती है कि सबसे पहले अब आयोजी को किस कौन करेगा। वैसे लंच ब्रेक में ये तीनों छत के ऊपर खाना खाने आए होते हैं, जहाँ पर कि हकारी अपने हाथों से आयोजी को खाना खिलाती है। ये देखकर कराने को हकारी से बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है और इन दोनों के ही बीच आयोजी को खाना खिलाने को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आयोजी इन दोनों के बीच लड़ाई की वजह समझ जाता है और वो उन दोनों लड़कियों से ही पूछता है कि क्या तुम दोनों मुझे किस करना चाहती हो, जिस पर कि दोनों ही लड़कियां एक साथ हामी भरती हैं। आयोजी कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम दोनों ही मुझे बता सकते थे, मैं इस चीज के लिए तुम्हें मना नहीं करने वाला था। बट हकारी बताती है कि प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों ही लड़कियां आयोजी का फर्स्ट किस चाहती हैं और अगर उसने किसी एक को पहले किस किया तो उसकी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड का दिल टूट जाएगा। जिस पर कि आयोजी कहता है कि उसने पहले से ही इस बारे में सोच रखा है और वो उन दोनों में से किसी को भी पता चलने ही नहीं देगा कि उसने सबसे पहले किसको किस किया है। ये सुनकर दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और वो दोनों आयोजी से पूछती हैं कि भला ये कैसे होगा। जिस पर कि आयोजी कहता है कि हम तीनों ही अपने अपने आंखों में पट्टी बांध लेंगे और आयोजी रैंडमली उन दोनों को किस करेगा।
और किस होने के बाद हम सब लोग अपनी पोजीशन भी बदल लेंगे ताकि किसी को ये भी पता न चले कि सबसे पहले आयोजी ने किसको किस किया है। और किस की आवाज से बचने के लिए वो अपने कानों में ईयरफोन्स भी लगा लेंगे। अब आयोजी के प्लान के अकॉर्डिंग सब लोग तैयार हो जाते हैं और आयोजी उन दोनों को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। अब क्योंकि आयोजी की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए वो जब भी किसी को किस करने के लिए जाता था तो हमेशा उससे कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती थी और इसी चक्कर में वो दोनों में से किसी को भी किस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर कराने कहती है कि ये तो होना ही था क्योंकि आयोजी का प्लान ही इतना बकवास बना था। और हकारी उसे डांटते हुए कहती है कि वो इस तरह से सारा इल्जाम आयोजी के ऊपर नहीं लगा सकती क्योंकि आयोजी ने तो उन दोनों के लिए ही ये सब किया है। यहाँ पर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और आयोजी इन दोनों को ना लड़ने के लिए कहते हुए अपने क्लासरूम की ओर भाग जाता है। अब दोनों लड़कियां आयोजी का पीछा करने लगती हैं और आयोजी स्कूल हॉल में भागते हुए प्रिंसिपल मैडम को चिल्लाने लगता है। अब आयोजी की तेज आवाज सुनकर प्रिंसिपल मैडम भागकर उसे पकड़ लेती हैं और आयोजी को अपनी फ्रेंच किस देने के लिए आगे बढ़ती हैं। अब वो आयोजी को किस करने ही वाली थी कि कराने उसे पीछे से पकड़ लेती है और हकारी वहाँ पर शोर मचाने लगती है, जिससे कि आखिरकार प्रिंसिपल मैडम यहाँ से डर के भाग जाती हैं। अब ये दोनों लड़कियां आयोजी से पूछती हैं कि वो आखिरकार करना क्या चाह रहा था, जिस पर कि आयोजी कहता है कि वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को इस तरह से लड़ते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो अपनी फर्स्ट किस को प्रिंसिपल मैडम को सेक्रीफाइस करना चाह रहा था ताकि उन दोनों में फर्स्ट किस को लेकर कभी भी लड़ाई ना हो। जिस पर कि दोनों लड़कियां आयोजी से कहती हैं कि वो अपनी फर्स्ट किस को प्रिंसिपल मैडम जैसी औरत पर वेस्ट करने से अच्छा वो दोनों में से किसी को भी किस कर सकता है और वो दोनों ही इस चीज के लिए बुरा नहीं मानेंगी। अब ये सुनकर आयोजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी दोनों ही गर्लफ्रेंड्स को फर्स्ट किस से ज्यादा आयोजी की फीलिंग्स की चिंता है और ये जानकर आयोजी अपनी दोनों ही पार्टनर्स को गले से लगा लेता है। अब इसके बाद ये तीनों वापस से छत में आ जाते हैं और आयोजी इन लोगों को बताता है कि अब की बार ये तीनों एक साथ ही किस करने वाले हैं। अब तीनों ही इस चीज के लिए मान जाते हैं और आयोजी अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को एक साथ किस करता है। अब किस करके आयोजी बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका हमेशा से ही सपना था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस करे और आज तो वो अपनी दो गर्लफ्रेंड्स को एक साथ किस कर रहा है। इसके बाद ये तीनों एक लाइब्रेरी में होते हैं जहाँ पर कि दोनों लड़कियां कुकिंग से रिलेटेड बुक पढ़ रही थी। तभी आयोजी एक दूसरी किताब को ढूंढने के लिए निकल जाता है और आयोजी जिस बुक को लेने के लिए आगे बढ़ता है उसी टाइम एक दूसरी लड़की भी उसी किताब को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और आयोजी जैसे ही उस लड़की की तरफ देखता है उसे अपने पूरे बॉडी में वही करंट फिर से महसूस होता है। अब आयोजी फिर से सोचने लगता है कि क्या ये लड़की भी मेरी सोलमेट है। आयोजी को तो समझ में आ गया था कि ये लड़की भी उसकी सोलमेट है, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे हकारी और कराने से इंट्रोड्यूस कैसे कराएगा क्योंकि वो अभी अभी तो उन दोनों से भी मिला है। वैसे वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा शर्मीले स्वभाव की थी और वो आयोजी से भी बुक्स में लिखे वर्ड्स की मदद से बातें करती है। खैर यहाँ पर आयोजी को पता चलता है कि ये लड़की असल में एक लाइब्रेरियन है और वो अपने इंटरेस्ट की किताब के बारे में उसे बताने लगता है जो कि एक रोमांस और सस्पेंस से भरी किताब थी। खैर वो लड़की आयोजी के बुक का टेस्ट जानकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो जल्दी से जाकर इस लाइब्रेरी में मौजूद सारे रोमांटिक किताब को आयोजी के सामने रख देती है। अब इतनी सारी किताबों को देखकर आयोजी हक्का बक्का हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो इतने सारे बुक्स को पढ़ेगा कैसे। पर आयोजी उस लड़की से कहता है कि उसने इतनी मेहनत से उसके लिए ये सारी किताबें ढूंढी है तो आयोजी उन सारी बुक को ही पढ़ेगा। लेकिन जब आयोजी उन सारी किताबों को लेकर काउंटर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका लाइब्रेरी कार्ड ही एक्सपायर हो चुका है, इसीलिए वो किसी भी किताब को अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये जानकर आयोजी काफी ज्यादा निराश हो जाता है कि वो कोई भी किताब अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन तब वही लड़की पीछे से आकर आयोजी को अपनी पर्सनल किताब दे देती है। अब किताब पाने के बाद आयोजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपने आईडी कार्ड की ओर इशारा करते हुए बताती है कि उसका नाम योशीमोटो है और यहाँ पर आयोजी को भी पता चल जाता है कि योशीमोटो उसके ही क्लास की लड़की है। अब इसके बाद आयोजी योशीमोटो को किताब के लिए थैंक यू कह के यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें हकारी और कराने को दिखाया जाता है जो कि रेसिपी बुक में से आयोजी के लिए अच्छे अच्छे डिशेस की रेसिपी देख रही थी। तभी आयोजी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये देख के काफी खुश होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड्स उसके लिए इतनी ज्यादा प्रिपरेशन कर रही हैं। इसके बाद रात को आयोजी योशीमोटो की दी हुई किताब को पढ़ रहा होता है और वो किताब आयोजी को काफी ज्यादा पसंद आती है। अब पढ़ते पढ़ते आयोजी एक ही रात में उस पूरी किताब को खत्म कर डालता है और इसके अगले दिन आयोजी योशीमोटो से मिलके उसे इस किताब के लिए थैंक यू कहता है। वो कहता है कि ये किताब बहुत ही कमाल की थी और उसे पढ़ के बहुत ही ज्यादा मजा आया। इसके बाद आयोजी योशीमोटो के बैग में देखता है कि योशीमोटो उसके लिए इस किताब का पार्ट 2 भी लेकर आ गई है। ये देखकर आयोजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो ये जानने के लिए एक्साइटेड था कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। खैर आयोजी योशीमोटो का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे बाहर कॉफी पर ले जाता है और उससे कहता है कि उसकी दी हुई किताब सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी
यहाँ पर योसोमोटो दोबारा से किताब में लिखे वर्ड्स की मदद से आयोजी का वेलकम करती है और आयोजी उससे पूछता है कि वो किताबों में लिखे वर्ड से लोगों से इंटरेक्ट क्यों करती है, जिस पर कि यासामोटो कहती है कि उसके कुछ खास दोस्त नहीं है और ज़्यादा लोग उससे बातें करना भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उसने किताबों से ही दोस्ती कर ली और उसकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है कि उसे हर बुक में लिखे हर एक वर्ड का पता है। अब आयोजी यासामोटो से उस किताब का पहला पार्ट वापस से मांगता है जो कि आयोजी पहले भी लेकर गया था और वो कहता है कि वो दोनों किताबों को जल्द से जल्द यासामोटो को लौटा देगा। वैसे यासामोटो को समझ में नहीं आता कि आयोजी उसी किताब को वापस से क्यों मांग रहा है, पर फिर भी वो उस किताब को आयोजी को दे देती है। अब अगले दिन यासामोटो आयोजी के लिए उस बुक का तीसरा पार्ट भी लेकर आती है, पर इस बार आयोजी यासामोटो के पास बुक लेने नहीं आता। अब ये देखकर यासामोटो काफी ज्यादा निराश होती है एंड शाम को जब वो वापस लौट रही थी तब वो बाहर देखती है कि आयोजी अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आयोजी अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है कि वो पिछले कुछ रातों से अच्छे से सो नहीं पाया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लो फील कर रहा है। ये सुनकर हकारी आयोजी के गालों पर किस कर देती है और कहती है कि इससे उसने आयोजी को अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे दी। हकारी की मासूमियत को देखकर आयोजी उसे हक कर लेता है, पर पीछे की ओर कराने बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है और वो आयोजी के सर में अपना सर मारते हुए कहती है कि ये मेरा एनर्जी ट्रांसफर करने का स्टाइल है। अब दूर खड़ी यासामोटो ये सब देखकर काफी ज्यादा निराश होती है और वो अपने मन में सोचती है कि उसे पहले से ही आयोजी के लिए अपने दिल में फीलिंग्स नहीं लाना था, क्योंकि आयोजी जैसे लड़के की तो गर्लफ्रेंड्स होती हैं और ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास हमेशा बुक पढ़ने का टाइम भी नहीं होता। अब यासामोटो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है कि किस तरह से स्कूल में क्लास की सारी लड़कियां उसे परेशान किया करती थीं, क्योंकि यासामोटो को बात करना नहीं आता था और वो किताबों के सहारे ही हमेशा बात किया करती थी। अब इसके बाद यासामोटो अकेले चुपचाप बैठी हुई थी और तभी इसके पास आयोजी आता है। आयोजी यहाँ पर यासामोटो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है, जिस पर कि यासामोटो अपना स्मार्टफोन निकालकर आयोजी को दे देती है। अब आयोजी यासामोटो के फोन में एक ऐप को इंस्टॉल करता है और उसमें अपने फोन से एक फाइल को अपलोड कर देता है। यासामोटो देखती है कि उसने जो किताब आयोजी को पढ़ने के लिए दी थी ये तो उसी किताब का ई बुक फॉर्मेट है। यासामोटो सोचती है कि अभी तक तो इस किताब का ई बुक लॉन्च ही नहीं हुआ, जिससे यासामोटो समझ जाती है कि आयोजी ने उस पूरी किताब को टाइप करके लिखा होगा और साथ ही इसमें काफी टाइम भी लगा होगा। फिर आयोजी यासामोटो को किसी भी वर्ड पर टैप करने के लिए कहता है और बताता है कि ये टेक्स्ट टू स्पीच ऐप है। इसका मतलब यासामोटो उसमें लिखे जिस भी वर्ड के ऊपर टैप करेगी तो वो शब्द खुद ही अपनी आवाज निकालने लगेगा। आयोजी बताता है कि जब यासामोटो किताब के सहारे से बात किया करती थी तो सामने वाले को भी उस किताब में देखना पड़ता था और सही से बात भी नहीं हो पाती थी, इसीलिए आयोजी ने यासामोटो के लिए ये ऐप बनाया है जिससे यासामोटो को सबसे बात करने में आसानी हो सके। अब ये सब देखकर यासामोटो सोचती है कि क्या आयोजी ने उसके लिए पूरी रात जागकर इस किताब को टाइप किया है। अब आयोजी यासामोटो को उस ऐप के जरिए कुछ बोलने के लिए कहता है और यासामोटो आयोजी को आई लव यू कह देती है। अब ये सुनकर आयोजी थोड़ा सा ठहर जाता है और यासामोटो उससे रोते हुए कहती है कि उसे पता है कि आयोजी पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में है और इसीलिए उसे आयोजी से अपने प्रपोजल का जवाब भी नहीं चाहिए। पर यहाँ पर आयोजी यासामोटो को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि वो भी उससे बेहद ही ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए यासामोटो को इससे ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब आयोजी यासीमोटो को अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के पास ले जाता है और उनसे परमिशन मांगता है कि वो लोग यासीमोटो को भी उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करें, क्योंकि आयोजी यासीमोटो से भी उतना ही प्यार करता है। ये सुनने के बाद तो कराने आयोजी के ऊपर और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि वो पहले से ही 2 लड़कियों को डेट कर रहा है और क्या वो तीसरे को भी उनके बीच लाना चाहता है। पर यहाँ पर आयोजी अपने माँ की कसम खाते हुए कहता है कि वो कभी भी उन तीनों के लिए अपना प्यार कम होने नहीं देगा और उल्टा वो कोशिश करेगा कि उसका प्यार हमेशा ही उनके लिए बढ़ता रहे। अब आयोजी की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर इन दोनों को भी आयोजी की बातों को मानना ही पड़ता है और आखिरकार ये दोनों यासीमोटो को एक्सेप्ट कर ही लेती हैं। अब इसके बाद आयोजी अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को यासीमोटो से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि यासीमोटो जब भी कोई स्टोरी पढ़ती है तो उसके पैर स्टोरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टाइल में मूव होते रहते हैं। फिर वो कराने के बारे में बताता है कि कराने जब भी बहुत ही ज्यादा सोच रही होती है तब वो किसी छोटी बच्ची की तरह अपने बालों के साथ खेलने लगती है और दूसरी तरफ हकारी जब बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है तब वो अपने उंगलियों को मुंह में दबा लेती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। अब तीनों लड़कियां अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शाय फील करती हैं, क्योंकि उन तीनों को भी अपने बारे में ये चीजें नहीं पता थी, जबकि आयोजी ने उनकी हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस किया है। फिर आयोजी हकारी और कराने की किसिंग स्टाइल के बारे में बताने लगता है और ये सुनते ही यासीमोटो बीच में बोल पड़ती है कि वो अभी आयोजी को किस करने के लिए रेडी नहीं है और वो अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग किसी सही मोमेंट का वेट कर रही है, जिस पर कि आयोजी कहता है कि यासीमोटो जितना चाहे उतना टाइम ले सकती है, वो कभी भी उसको किस के लिए प्रेशराइज नहीं करेगा।
इसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और हकारी और कराने आयोजी को अपने हाथों से खाना खिला रही होती हैं। तो वहीं पर यासीमोटो इन सब से दूर बैठी हुई होती है। यासीमोटो को देखकर आयोजी सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इन तीनों को मिलाने का सोचना होगा, वरना इतनी दूरियां हमारे रिलेशन के लिए सही नहीं होंगी। अब आयोजी कहीं से ताश की गड्डी ले आता है और तीनों लड़कियों को साथ में खेलने के लिए कहता है और बताता है कि इसमें जो भी हारेगा उसे जीतने वाले से गुदगुदी करवानी पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद तीनों ही लड़कियां काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, क्योंकि वो तीनों ही आयोजी से गुदगुदी करवाना चाहती थीं। अब पहला राउंड शुरू होकर ख़त्म होता है, जिसमें कि आयोजी जीतता है और कराने हार जाती है। वैसे कराने हार के भी खुश थी, क्योंकि उसे आयोजी से गुदगुदी करवाने का मौका मिल रहा था। अब आयोजी गुदगुदी करना स्टार्ट करता है और कराने अपनी हंसी को रोकने लगती है और ये देखकर आयोजी उसे और भी ज़्यादा जोर से गुदगुदी करने लगता है। अब कराने ज़मीन में लौट जाती है और अलग ही तरह के एक्सप्रेशंस देने लगती है, जिसे देखकर आयोजी अलग ही ख्यालों में चला जाता है। अब इसके बाद अगले राउंड में आयोजी फिर से जीत जाता है और अब की बार हकारी हार जाती है। अब रूल के मुताबिक आयोजी उसे गुदगुदी करना स्टार्ट करता है और हकारी आयोजी के टचेस को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। अब इसके बाद तीसरा राउंड भी शुरू हो जाता है और अब की बार योशिमोटो हार जाती है। यहाँ पर आयोजी योशिमोटो की क्यूट स्माइल देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब था, बट जब आयोजी उसे गुदगुदी करना स्टार्ट करता है तो योशिमोटो हंसने की आवाज भी अपने फोन से ही निकालने लगती है। भाई क्या लड़की है ये। और योशिमोटो को देखकर आयोजी बहुत ही वियर्ड सा एक्सप्रेशन देता है। फिर कराने और हकारी सोचते हैं कि उन्होंने आयोजी से तो गुदगुदी करवा ली है, पर अब उनका मिशन है कि वो लोग आयोजी को भी गुदगुदी करें। अब इसके लिए वो फिर से कार्ड का गेम स्टार्ट कर देती हैं और मैच के आखिर में आयोजी हार भी जाता है, बट जीतती योशिमोटो है, इसलिए उसको ही आयोजी को गुदगुदी करने का मौका मिलता है। और ये देखकर दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा निराश होती हैं। अब इसके बाद योशिमोटो आयोजी को गुदगुदी करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो तो सिर्फ अपनी एक ही उंगली से आयोजी को गुदगुदी कर रही थी, लेकिन फिर भी आयोजी बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था। आयोजी को इस तरह से हंसते हुए देखकर दोनों लड़कियां सोचती हैं कि कहीं आयोजी योशिमोटो से तो ज्यादा प्यार नहीं करता। अब इसके थोड़ी देर के बाद आयोजी वॉशरूम की ओर चला जाता है और आयोजी के जाते ही कराने योशिमोटो पर चिल्लाते हुए कहती है कि उनके यहाँ होने की वजह से ही योशिमोटो ने आयोजी को पूरी बॉडी में गुदगुदी नहीं किया। अगर वो दोनों यहाँ पर नहीं होते तो योशिमोटो पक्का ही आयोजी के पूरे बॉडी में गुदगुदी करती। कराने योशिमोटो को डांटने लगती है कि उसने अपना इतना अच्छा चांस खो दिया। ये सुनकर योशिमोटो कहती है कि वो दोनों ही लड़कियां आयोजी की लाइफ में उससे पहले आई हैं, इसलिए उनका आयोजी पर ज्यादा हक बनता है। इसलिए योशिमोटो कोशिश करेगी कि वो हमेशा ही उनके रास्ते से दूर रहे और खुद से पहले उन दोनों को प्रायोरिटी दे। ये सुनने के बाद कराने योशिमोटो के ऊपर और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आयोजी के ऊपर जितना ही हम दोनों का हक है उतना हक तुम भी उसके लिए रखती हो। इसके बाद योशिमोटो कहती है कि हकारी अपने आप को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रखती है और उसके बात करने का तरीका भी एकदम वेल मैनर्ड और प्रोफेशनल लगता है। वहीं पर कराने दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही अपने आप में कॉन्फिडेंट लड़की है, पर मुझ में ऐसी कोई भी बात नहीं और मेरी बॉडी भी दिखने में एक छोटी बच्ची की तरह लगती है। इसलिए वो कहती है कि जब भी आयोजी को हम में से किसी एक को चूज करना होगा तो वो सबसे लास्ट में मुझे ही चूज करेगा। पर कराने उसे टोकते हुए कहती है कि उसे अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी दिखने में काफी ज्यादा क्यूट है और उसका साई नेचर उसको सबसे अलग बनाता है, इसलिए उसे खुद को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर हकारी सबसे कहती है कि हम सबको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा आयोजी हमारा कभी भी कंपैरिजन नहीं करने वाला और इसके साथ ही वो हम तीनों को ही इक्वली प्यार करता है। अब इसके बाद इन तीनों में दोस्ती हो जाती है और बाहर खड़ा आयोजी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद आयोजी इन तीनों के पास आ जाता है। फिर हकारी और कराने आयोजी से कहती हैं कि उसे खुद को योशिमोटो से गुदगुदी करवाने का एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से योशिमोटो ने उसे गुदगुदी किया था वो बिल्कुल भी फेयर नहीं था। अब आयोजी इस चीज के लिए रेडी हो जाता है और योशिमोटो ये देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाती है कि हकारी और कराने उसे आयोजी से मिलवाने के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। अब योशिमोटो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और आयोजी से कहती है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद बाकी तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने योशिमोटो से इस बात की उम्मीद नहीं की थी। खैर योशिमोटो कहती है कि वो जिस सही टाइम का वेट कर रही थी वो टाइम आ चुका है और वो शुरू से ही आयोजी को किस करना चाह रही थी। अब योशिमोटो की इतनी प्यारी प्यारी बातों को सुनकर आयोजी खुश हो जाता है और उसके करीब जाकर उसके होठों पर एक प्यारा सा किस कर देता है। अब किस मिलने के बाद योशिमोटो एक कठपुतली की तरह स्टन रह जाती है और तभी आयोजी के पास हकारी आकर कहती है कि क्या तुम मुझे भी एक किस कर सकते हो। आयोजी एक प्यारी सी स्माइल के साथ हकारी की ओर बढ़ता है और हकारी उससे कहती है कि क्या उसकी ब्यूटी योशिमोटो के सामने कम पड़ गई है, जिस पर कि आयोजी कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियों को डेट कर रहा है और सभी लड़कियां अपने आप में ही बहुत खास हैं।
अब आयोजी हकारी को किस करता है और हकारी बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। अब इसके बाद आयोजी कराने को भी अपने पास बुलाता है, पर कराने मुंह बनाते हुए बहुत ही धीरे धीरे उसके पास जाती है। अब आयोजी उससे कहता है कि जब वो उसके ऊपर गुस्सा करती है तो काफी ज्यादा क्यूट लगती है, और ये सुनकर कराने शर्माते हुए आयोजी को पीटने लगती है। फिर आयोजी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे किस करना नहीं चाहती हो, जिससे कराने बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, पर अगले ही पल वो भी आयोजी को किस कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नोटिस बोर्ड के पास आए होते हैं, और यहाँ पर तीनों लड़कियां भी मौजूद होती हैं। पर आयोजी शायद अपना फोन क्लासरूम में भूल गया था, तो उसे लेने के लिए वो क्लासरूम में पहुंचता है। आयोजी को अपना फोन क्लासरूम में तो मिल जाता है, पर वो देखता है कि क्लासरूम में एक लड़की अकेले ही बैठ के पढ़ाई कर रही है, जबकि बाकी सभी लोग नोटिस बोर्ड में अपना रिजल्ट चेक करने गए होते हैं। आयोजी इस लड़की को पहले से जानता था, क्योंकि ये इस पूरे स्कूल की सबसे होशियार लड़की थी और हर एग्जाम में इसके सबसे बेस्ट मार्क्स आते थे। इस लड़की का नाम आयोई था, और आयोजी आयोई से पूछता है कि क्या वो अपना रिजल्ट चेक करने नहीं जाएगी, जिस पर कि आयोई कहती है कि ये उसके लिए टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि वो फर्स्ट ही आने वाली है। अब इसके बाद आयोई आयोजी की तरफ देखती है, और जैसे ही इन दोनों की नजरें मिलती हैं, इन दोनों को ही अपने बॉडी में वही झटका फिर से महसूस होता है। अब यहाँ पर आयोजी समझ जाता है कि ये भी उसकी सोलमेट ही होगी, और वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रिजल्ट देखने चलोगी, क्योंकि अभी तक मैंने भी अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है। पर आयोई फिर से यहाँ पर आयोजी को मना कर देती है, और इसके बाद आयोजी यहाँ से चला जाता है। अब सब लोग अपना रिजल्ट चेक करते हैं, और लगभग क्लास के सभी लोगों ने ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, और आयोई ने सच में ही टॉप किया था। यहाँ पर आयोजी तीनों लड़कियों से पूछता है कि क्या वो लोग आयोई के बारे में कुछ जानती हैं, जिस पर कि कराने कहती है कि आयोई इस पूरे स्कूल की सबसे होशियार लड़की है, और वो हर सवाल का सही से जवाब दे सकती है, और इसीलिए उसे सभी लोग इंसान कम और एक स्मार्ट कंप्यूटर ज्यादा कहते हैं। अब इसके बाद बायोलॉजी की क्लास शुरू होती है, और टीचर सबको ग्रुप्स में बांट देते हैं। आयोजी को आयोई के साथ ग्रुप बनाने का मौका मिलता है, और इन दोनों को प्याज की झिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट करना होता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आयोजी माइक्रोस्कोप लेने चला जाता है, और वो आयोई को देख के सोचता है कि आयोई इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ही एलिगेंट और क्यूट भी लगती है। अब आयोजी माइक्रोस्कोप लेके आ जाता है, पर वो देखता है कि आयोई तो माइक्रोस्कोप में देखे बिना ही बुक से ही प्याज के झिल्ले के स्ट्रक्चर की कॉपी कर रही है। अब आयोजी उससे कहता है कि हमें तो माइक्रोस्कोप से देख के उसका स्ट्रक्चर बनाना था ना, जिस पर कि आयोई जवाब देती है कि ये बिल्कुल ही टाइम वेस्ट करना होगा कि साइंटिस्ट जिस चीज का स्ट्रक्चर देखकर ऑलरेडी बुक में छाप चुके हैं, हम भी दोबारा से उसी काम को रिपीट करें। आयोजी उससे कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे टीचर्स हमें प्रैक्टिकल में बिल्कुल भी नंबर नहीं देंगे। और ये सुनने के बाद आयोई माइक्रोस्कोप से अपने बुक का डायग्राम ही देखने लगती है। अब इसके बाद आयोजी खुद ही प्याज को काट के अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने लगता है, लेकिन प्याज काटते हुए गलती से उसकी उंगली ही कट जाती है। आयोजी की उंगली से ब्लीडिंग होने लगती है, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए आयोजी अपनी उंगली को वॉश बेसिन में धोने लगता है, लेकिन आयोई कहती है कि उसके पास आयोजी की उंगली को ठीक करने का एक और तरीका है। आयोजी की उंगली को अपने मुंह में ले लेती है एंड उसके कट को अपने जीभ से चाटने लगती है। आयोई कहती है कि हमारे सलाइवा में बहुत ही यूजफुल एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि इतने से घाव को ठीक करने के लिए काफी होंगे। आयोई की ऐसी हरकत से आयोजी को अलग ही फीलिंग आने लगती है, क्योंकि आयोई एक तो हॉट थी, और उसका आयोजी की उंगली को इस तरह से चाटना आयोजी को बहुत ही अजीब फीलिंग दे रहा था। अब रिसेस में आयोजी आयोई का शुक्रिया अदा करता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आयोई कहती है कि उसने आयोजी की हेल्प इसलिए की ताकि उसके ग्रुप में एक मेंबर कम होने की वजह से उसके काम करने की स्पीड कम न हो जाए। इसके बाद आयोजी उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। आयोई कहती है कि उसे घूमने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इनफैक्ट उसे वो कोई भी चीज नहीं पसंद जो कि उसके आने वाले फ्यूचर पर नेगेटिव इफेक्ट डालें, और वो कहती है कि कहीं बाहर घूमने या फिर कुछ खाने पीने से उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ जाएंगे। ये सुनकर आयोजी बहुत ही डिसअपॉइंट होते हुए आयोई से कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ एक रोबोट जैसे नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी बाकी एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। बट आयोई इसका कोई रिप्लाई नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद आयोई अपने डॉम में पढ़ाई करने के लिए बैठी होती है, पर उसके दिमाग में आयोजी की ही बातें चल रही थी। आयोजी के ख्यालों से बाहर आने के लिए वो बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूले और बहुत कुछ ट्राई करती है, बट फिर भी आयोजी उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। अब अगले दिन आयोजी से मिलकर उसे प्रपोज कर देती है, और आयोजी भी उसे सामने से डेट के लिए पूछ लेता है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही आयोजी अपनी बातों से मुकर के इस चीज के लिए मना कर देती है, और आयोजी को उसकी ये हरकत समझ में नहीं आती। आयोजी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। आयोई कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज करके रिजेक्ट होना चाहती थी, ताकि मेरी लव लाइफ यहीं पे खत्म हो जाए और मैं फिर से पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सकूं। लेकिन तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करके मेरा प्लान फेल कर दिया, और इसीलिए अब मैं अपनी बातों से मुकर रही हूँ।
आयोजी उससे कहता है कि क्या तुम सच में एक मशीन की लाइफ जीना चाहती हो और तुम्हारा इसके अलावा और कोई भी फ्यूचर नहीं है। आयोई इस चीज का कोई जवाब नहीं दे पाती और आयोजी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही डेट पे चलना चाहता हूँ और अगर उस एक डेट में मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया तो मैं तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाऊंगा। ये सुनकर आयोई भी आयोजी के साथ सिर्फ एक डेट पर चलने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि आयोजी आयोई का वेट कर रहा था। आयोजी यहाँ पर काफी खुश होता है क्योंकि ये उसकी पहली ऑफिशियल डेट थी। तभी यहाँ पर आयोई भी आ जाती है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। अब इसके बाद ये दोनों डेट पे चले आते हैं और इस डेट में आयोजी का सिर्फ एक ही मिशन है कि उसे आयोई को ये बात समझानी है कि लाइफ में पढ़ाई के अलावा मौज करना भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बाद ये लोग सबसे पहले घोड़े वाले झूले पर जाकर बैठते हैं और आयुई को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि लोग ऐसी चीजों में अपना पैसा कैसे वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके हिसाब से एकदम ही बोरिंग और टाइम वेस्ट करने वाली चीज थी। तभी आयोजी आयुई का एक फोटो ले लेता है जो कि काफी अच्छी निकलती है, लेकिन बाद में आयुई को फोटो भी पसंद नहीं आती। खैर इसके बाद ये दोनों एक हॉन्टेड हाउस में आ जाते हैं जहाँ पर कि आयोजी को तो काफी डर लग रहा था, बट आयुई के फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थी। आयुई कहती है कि ये सब इंसान ही तो हैं, तो इनसे डरने की क्या जरूरत है। फिर इसके बाद ये दोनों कप वाले झूले पे आ जाते हैं जहाँ पर आयुई फिर से बोर हो रही थी और उसे कप में गोल गोल घूमते घूमते चक्कर भी आ रहे थे। अब आखिर में ये दोनों बड़े वाले झूले पे आ जाते हैं और इस झूले में बैठकर आयुई को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। आयुई को घबराते हुए देखकर आयुजी उसके करीब जाकर बैठ जाता है और उसके हाथों को थाम लेता है, लेकिन आयुई अपने हाथों को उससे छुड़वा लेती है, लेकिन कुछ सोचकर वो वापस से आयुजी का हाथ पकड़ लेती है। अब ये दोनों अपनी आखिरी राइड को एंजॉय करते हैं और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। अब शाम को ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं और आयुजी उससे कहता है कि आज उसे आयुई के साथ बहुत ही ज्यादा मजा आया और वो हमेशा ही इस दिन को याद रखेगा। फिर वो आयुई से पूछता है कि उसे आज का दिन कैसा लगा। आयुई कहती है कि आज सभी चीजें तो अच्छी थी, लेकिन आज का दिन उसके किसी मतलब का नहीं था क्योंकि उसे आज के दिन से कुछ भी नहीं मिला। आयुजी कहता है कि चलो अच्छी बात है कि तुमने अपनी दिल की बात तो बताई, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में तो गुस्सा भरा होता है, लेकिन वो लोग बाहर से दिखाते हैं कि उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया। अब आयुजी उन सारे फोटोज को जलाने लगता है जो उसने आज पार्क में ली थी, क्योंकि आज के दिन अगर आयुई को मजा नहीं आया तो ये सारी फोटोज उसके किसी काम की नहीं। पर आयुई उन फोटोज को जलते हुए नहीं दिख पाती और आयुजी से उन फोटोज को छीन लेती है। ये देखकर आयुजी उससे कहता है कि तुम्हें अपने अंदर के दर्द को नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि इससे तुम खुद ही हर्ट होगी। अब आयुजी की बातें सुनकर आयुई रोने लगती है और उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पर आयुई फिर से आयुजी को प्रपोज करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ ताकि मैं उन सारे पलों को वापस से जी सकूं जिसको कि मैंने अब तक मिस कर दिया। फिर आयुई आयुजी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और आखिर में वो आयुजी के होठों पर किस कर देती है। अब इसके अगले दिन आयुजी आयुई को अपनी तीनों गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है एंड सारी कहानी बताने के बाद उनसे परमिशन मांगता है कि वो लोग आयुई को भी उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करें। ओ भाई साहब, अब ये सुनने के बाद इन लोगों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है, बट ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद इन सबको आयुई को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इसके बाद आयुजी कहता है कि वो अपनी चारों गर्लफ्रेंड्स के साथ डेट पे जाना चाहता है क्योंकि वो अभी तक किसी को ढंग से कहीं पर घुमाने नहीं ले गया। अब सब लोग इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं और हकारी पूल में जाने का सजेशन देती है। अब इसके बाद हम कराने को देखते हैं जो कि अपने लिए स्विम सूट ट्राई करने आई होती है, पर उसे स्विम सूट ट्राई करने में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हकारी और आयोई मस्त सा स्विम सूट पहन के पूल पे आई होती हैं। इन दोनों लड़कियों को स्विम सूट में देखकर आयोजी काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आज से पहले उसके जिंदगी में इतना सुंदर दिन कभी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही लड़कियाँ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर आयोजी इन लोगों से कराने के बारे में पूछता है कि वो कहाँ रह गई, और तभी कराने भी यहाँ पर आ जाती है जिसने कि एक बहुत ही नॉर्मल सा ड्रेस पहना होता है। आयोजी उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार हो, जिस पर कि कराने कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसे स्विम सूट पहनना पसंद नहीं है। अब ये कहने के बाद कराने इन लोगों से दूर एक चेयर पर बैठने चली जाती है और उसको जाता देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा निराश होते हैं। अब इसके बाद ये चारों स्विमिंग पूल में आ जाते हैं और योशिमोटो पानी के बहाव से गोल गोल घूमने लगती है। आयोजी उसे देखकर पूछता है कि वो ऐसे क्यों घूम रही है, जिस पर कि योशिमोटो कहती है कि उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंच पा रहे और इसी वजह से पानी ही उसको गोल गोल घुमा रहा है। अब इसके बाद हकारी आयोजी के करीब आकर एक्टिंग करने लगती है कि उससे भी इस पूल के पानी का प्रेशर नहीं संभाला जा रहा। फिर हकारी जाकर आयोजी से और भी ज्यादा चिपक जाती है और ये देखकर आयोजी लाल पीला होने के बाद अपनी सूध-बूध खो देता है। तभी आयोई ये सब नोटिस कर लेती है और ये लोग देखते हैं कि आयोजी के नाक से खून बह रही है।
फिर ये दोनों आयोजी को पुल से बाहर ले आते हैं और आयोजी को होश में लाने के लिए बारी बारी से माउथ टू माउथ देने लगते हैं, बट फिर भी आयोजी होश में नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ हमें योशीमोटो को दिखाया जाता है जो पानी के सहारे खुद ब खुद ही आगे बढ़ रही थी और उसका खुद पर कंट्रोल भी नहीं था। फिर योशीमोटो कराने को हेल्प के लिए आवाज लगाती है, पर उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता और थोड़ी दूर जाने के बाद उसका ट्यूब एक बॉल से टकराने के बाद फट जाता है। अब बहुत ही मशक्कत के बाद योशीमोटो पुल के ऊपर आ जाती है, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब यहाँ से कहाँ जाए, क्योंकि वो बाकी सब लोगों से काफी ज्यादा दूर आ गई थी। वहीं पर काफी देर तक माउथ टू माउथ देने के बाद भी आयोजी होश में नहीं आ रहा होता, जिससे कि ये दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। ये देखकर आयोई सजेस्ट करती है कि उन्हें किसी मेल लाइफ गार्ड को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। फिर हकारी हेल्प के लिए जाने लगती है, पर इसे रास्ते में कुछ बदमाश लड़के रोक लेते हैं। हम देखते हैं कि एक बदमाश लड़का हकारी को छूने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर आयोई आकर उस बदमाश लड़के की आंखों में अपनी उंगली घुसा देती है, जिससे वो बदमाश लड़का वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब ये देखकर उस बदमाश लड़के के साथी उन दोनों को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं और आयोई इन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आयोई हकारी से कहती है कि उसे मौके का फायदा उठाकर किसी मेल लाइफ गार्ड को बुला लेना चाहिए, पर हकारी इस चीज के लिए मना कर देती है और वो कहती है कि वो आयोई को इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। अब ये देखकर आयोई थोड़ा सा हैरान होती है कि हकारी ये क्या कर रही है, क्योंकि वो मौके का फायदा उठाकर अपनी जान बचा सकती थी। फिर एक बदमाश लड़का उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पर आयोजी आकर उस बदमाश लड़के को रोक लेता है। आयोजी उससे कहता है कि मेरी दोनों गर्लफ्रेंड से दूर रहो। अब ये सुनकर वो बदमाश लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई ये क्या मजाक है, और वो आयोजी से सबूत मांगता है कि प्रूफ करो कि ये दोनों लड़कियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं। आयोजी ऐसे ही ऐरे गहरे इंसान के सामने अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए मना करता है, पर तभी आयोई आकर उसके एक गाल पर किस कर देती है और उसके बाद हकारी भी आयोजी के दूसरे गाल पर किस करती है। अब ये देखकर उन तीनों बदमाश लड़कों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। आयोजी को ठीक देखकर हकारी और आयोई उससे पूछती हैं कि वो कैसे ठीक हुआ और उसको पता कैसे चला कि हम मुसीबत में हैं। पर आयोजी कुछ बता पाता उससे पहले ही यहाँ पर कराने आकर इन लोगों से कहती है कि जब वो दोनों उन बदमाशों से लड़ रहे थे तब कराने ने उन्हें दूर से ही देख लिया था और उनकी मदद के लिए वो आयोजी को ढूंढने निकल गई थी। पर तभी कराने देखती है कि आयोजी तो जमीन में मरा हुआ पड़ा है, पर जैसे ही वो उसके करीब जाकर ये बताती है कि उसकी दोनों गर्लफ्रेंड मुसीबत में है, वो तुरंत से जिंदा हो जाता है और उन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पर भाग आता है। फिर आयोजी इन सब से पूछता है कि आखिर योशीमोटो कहाँ है, जिस पर कि कराने बताती है कि जब उसने उसे लास्ट टाइम देखा था तो पुल पर ही मौजूद थी। अब ये सुनकर आयोजी काफी परेशान होकर कहता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना था, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है, और आयोजी उसे ढूंढने के लिए यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें योशीमोटो को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन से आवाज निकालकर सबको हेल्प के लिए बुला रही थी, पर उसकी फोन की आवाज को कोई भी नहीं सुन रहा होता है। और तभी योशीमोटो के फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है, पर ऐन वक्त पर आयोजी उसे ढूंढते हुए पुल के पास आ जाता है, पर अभी भी आयोजी को योशीमोटो नहीं दिख रही थी। अब योशीमोटो को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आयोजी को कैसे बुलाए, क्योंकि उसका फोन भी तो अब डेड हो चुका है। इसीलिए योशीमोटो आयोजी को आवाज लगाने का सोचती है, पर उसको अभी भी लग रहा होता है कि आयोजी उसकी इतनी धीमी आवाज को नहीं सुन पाएगा। लेकिन फिर भी योशीमोटो हिम्मत करके आयोजी को आवाज लगाती है, जिसकी आवाज को तो कोई भी नहीं सुन पाता, लेकिन मिरेकली आयोजी उस आवाज को पहचान लेता है और वो पुल में उतरकर योशीमोटो को सेफली वापस लेकर जाने लगता है। अब योशीमोटो आयोजी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो आयोजी के गोदी में पड़े पड़े आयोजी के होठों पर किस कर देती है। फिर इसके बाद आयोजी योशीमोटो को उन तीनों लड़कियों के पास लेकर आ जाता है और सभी लोगों को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहते हुए कराने को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब इसके बाद अगले सीन में आयोजी और कराने एक साथ बैठकर ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और तभी आयोजी अचानक से खड़े होकर कराने के ऊपर से वो वाली ड्रेस निकाल देता है। अब आयोजी देखता है कि कराने ने भी स्विम सूट पहना हुआ है और वो इसमें काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, पर कराने तो इस तरह से अचानक कपड़े उतारे जाने के कारण शर्मा के आयोजी को ही पीटने लगती है। अब मार खाने के बाद आयोजी कराने को गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि मुझे तुम जैसी हो वैसी ही बहुत पसंद हो, इसलिए तुम्हें दूसरे लड़कियों से खुद को कंपेयर करके खुद को चेंज नहीं करना चाहिए। अब ये सुनकर कराने काफी ज्यादा खुश होती है और ये दोनों फिर से किस करते हैं। अब इसके बाद आयोजी कराने को भी बाकी लड़कियों के पास ले आता है और ये सब मिलकर काफी देर तक पुल में एंजॉय करते हैं। अब पुल में एंजॉय करने के बाद सभी लड़कियां आयोजी को अच्छा खिलाने के लिए उसे खींचते हुए लेकर जा रही होती हैं और तभी आयोजी की नजर साइंस लैब के एक लड़की पर पड़ती है और फिर से आयोजी को वहीं झटका महसूस होता है।
पर हम देखते हैं कि जल्दी की वजह से आयोजी उस लड़की को देख नहीं पाता और सारी लड़कियां आयोजी को खींचते हुए कैंटीन ले जाती हैं। इसके थोड़ी देर के बाद आयोजी वापस से लौटकर उसी लैब के पास आ जाता है जहां पर कि उसे वो लड़की दिखी थी। आयोजी सोचता है कि उसे जो झटका महसूस हुआ था वो गलत नहीं हो सकता, वो पक्का उसकी सोलमेट ही थी। आयोजी लैब के अंदर आ जाता है और उसे लैब में एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो कि अपना नाम कासूरी बताती है। पर आयोजी उस लड़की से नहीं मिल पाता जिसे कि उसने पहले देखा था। अब आयोजी यहाँ से जाने की कोशिश करता है बट वो छोटी लड़की आयोजी को निकलने का मौका ही नहीं देती और आयोजी को अपने लैब में बनाई हुई चाय ऑफर करती है। फिर आयोजी उस चाय को पी लेता है और उसके बाद कासूरी खुलासा करती है कि वो चाय नहीं बल्कि एक स्पेशल तरह का केमिकल था जिससे लोगों की बॉडी एक मैग्नेट में बदल जाती है और सभी चीजें उस इंसान के बॉडी से चिपकने लगती हैं। हम देखते हैं कि कासूरी ने जैसा कहा था ठीक वैसे ही आयोजी की बॉडी में सारी चीजें आकर चिपकने लगती हैं और इसके बाद कासूरी भी उस मैग्नेट बनाने वाले केमिकल को पी लेती है और उसकी बॉडी आयोजी के साथ जाकर चिपक जाती है। ये देखकर आयोजी उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और हमें कब तक ऐसे चिपक के रहना पड़ेगा। कासूरी बताती है कि इस केमिकल का असर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहने वाला है, लेकिन तभी कासूरी कहती है कि उसे अभी के अभी टॉयलेट जाना है। अब ये सुनकर आयोजी कहता है कि हम इस हालत में टॉयलेट कैसे जा सकते हैं और वो इससे ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले ही कासूरी वहीं पे टॉयलेट कर देती है। अब इसके बाद केमिकल का असर खत्म हो जाता है और ये दोनों बड़ी मुश्किल से छूट जाते हैं। अब इसके बाद कासूरी अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को आयोजी को दिखाने लगती है और आयोजी ये देखकर काफी खुश होता है कि कासूरी को अपने काम से बहुत ही ज्यादा लगाव है और इस तरह से आयोजी के मन में कासूरी के लिए प्यार के फूल खिलने लगते हैं। फिर आयोजी खुद को थप्पड़ मारते हुए समझाता है कि उसकी ऑलरेडी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं और वो यहाँ पर सिर्फ अपने सोलमेट को ही ढूंढने आया है। तभी कासूरी एक और चीज का खुलासा करती है कि उसने आयोजी को जो केमिकल पिलाया था उसमें कासूरी ने लव पोशन भी मिलाया हुआ है जिसका असर अब थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। अब आयोजी उससे पूछता है कि अब तुमने ये क्यों किया, जिस पर कि कासूरी बताती है कि वो आयोजी को पहली नजर से ही पसंद करने लगी थी और वो चाहती है कि आयोजी को भी उससे प्यार हो जाए और लव पोशन पीने के बाद तो आयोजी को हाँ करना ही होगा। लेकिन तभी आयोजी की बॉडी एकदम अजीब तरह से मूव करने लगती है और कासूरी बताती है कि उसकी बॉडी लव पोशन को रिजेक्ट कर रही है और ये सब उसका साइड इफेक्ट है। अब फिर कासूरी आयोजी को लव पोशन का एंटीडोट पिलाने की कोशिश कर रही होती है बट आयोजी की बॉडी इतनी ज्यादा मूव कर रही थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब इसके बाद कासूरी उस केमिकल को माउथ टू माउथ पिलाने का सोचती है एंड एंटीडोट को अपने मुंह में भरकर आयोजी को पिला देती है। अब एंटीडोट पीने के बाद आयोजी थोड़ी देर में पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर कासूरी उसे कहती है कि उसके बॉडी से लव पोशन का असर पूरी तरह से चला गया है। ये जानकर आयोजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अब भी क्यों क्यूट लग रही हो, जिस पर कि कासूरी सोचने लगती है कि शायद आयोजी पहले से ही उसे पसंद करता था, इसलिए जब उसने उसको लव पोशन दिया तो शायद वो ओवरडोज हो गया। अब कासूरी अपनी सारी हरकतों के लिए आयोजी से माफी मांगती है और हम देखते हैं कि कासूरी की बॉडी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। कासूरी बताती है कि शायद उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी कर दी थी और उसी की वजह से उसकी बॉडी छोटी हो गई। पर अभी जो आयोजी देख रहा है वो कासूरी की असली बॉडी है और कासूरी उससे 2 साल बड़ी है, क्योंकि आयोजी अभी फर्स्ट ईयर की ही पढ़ाई करता है जबकि कासूरी फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। ये देखने के बाद तो आयोजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो वही लड़की थी जिसको कि आयोजी इतने टाइम से ढूंढ रहा था। अब ये जानने के बाद आयोजी उसे फौरन डेट के लिए प्रपोज कर देता है और कासूरी भी फट से हाँ कर देती है। अब इसके बाद आयोजी पिछली बार की तरह कासूरी को भी अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है एंड उनसे फिर से परमिशन मांगता है कि वो एक और गर्लफ्रेंड को ऐड करना चाहता है। हालांकि इन सारी लड़कियों को अब आयोजी की हरकत समझ में आ गई थी, इसीलिए सारी लड़कियां बिना बहस किए कासूरी को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब इसके बाद कासूरी सबको अपने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती है और सभी लोग कासूरी के केमिकल से बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर ये सब लोग खाने के लिए बैठे होते हैं, तभी कासूरी को फिर से टॉयलेट आती है। अब टॉयलेट जाने से पहले कासूरी सबको वार्न करती है कि मेरे आने से पहले कोई भी चाय को मत पीना। लेकिन हम देखते हैं कि कासूरी जब हल्की होकर यहाँ पर पहुँचती है तो सभी लोगों ने ऑलरेडी चाय पी ली होती है। कासूरी उन सबसे कहती है कि वो लोग गलत चाय पी रहे हैं, क्योंकि जिस चाय को वो आयोजी के लिए लाई थी उस चाय को बाकी सब ने पी लिया है। ये सब सुनकर आयोजी कहता है कि इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है, ये बस एक चाय ही तो थी। जिस पर कासूरी खुलासा कर देती है कि वो चाय नहीं एक तरह की दवाई थी जिसे पीने के बाद किस करने की लत लग जाती है और ये दवाई वो आयोजी को पिलाना चाहती थी। अब यहाँ पर आयोजी कासूरी पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने किस के लिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि आयोजी तो पहले से ही उसे आज किस करने वाला था।
ये जानकर कासूरी काफी ज्यादा खुश होती है और वो आयोजी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, बट वो कुछ कर पाती उससे पहले ही कराने उसे पीछे से पकड़ के फेंक देती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सभी लड़कियों के ऊपर उस दवाई का असर हो गया है और वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही थीं। कासूरी सोचती है कि उसने फिर से एक बार गलती कर दी और उसकी इसी गलती की वजह से पहले भी लोग उसे छोड़कर उससे दूर जा चुके हैं। फिर आयोजी उससे पूछता है कि आखिर ये सारी लड़कियां क्या कर रही हैं, जिस पर कि कासूरी बताती है कि इन सारी लड़कियों पर उस केमिकल का साइड इफेक्ट हुआ है और ये सारी लड़कियां किसिंग ज़ॉम्बी में बदल गई हैं और अगर उन्हें समय रहते इस केमिकल का एंटीडोट नहीं दिया गया तो ये हमेशा के लिए ऐसी ही रह जाएंगी। आयोजी उससे पूछता है कि हमारे पास उनको एंटीडोट पिलाने के लिए कितना समय है, जिस पर कि कासूरी कहती है 1 घंटा। और इसके बाद ये दोनों उन लड़कियों से बचते हुए लैब की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां आगे से इन दोनों का रास्ता रोक लेती हैं और हॉल में भगदड़ करने की वजह से यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम भी अपना फ्रेंच किस देने आ जाती हैं। खैर इसके बाद कासूरी अपने लैब कोट में से एक केमिकल को बाहर निकालती है और उसे प्रिंसिपल मैडम के मुंह पे मारती है, जिससे प्रिंसिपल मैडम डर के भाग जाती हैं। अब इसके बाद ये दोनों फिर से भागने लगते हैं और भागते हुए आयोजी सोचता है कि ये सारी लड़कियां बस आयोजी का ही पीछा कर रही है, तो उसके साथ कासूरी को भागने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो कासूरी को एक डायरेक्शन में भागने के लिए कहता है, तो वहीं वो खुद दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है। आयोजी का प्लान काम कर जाता है और योशीमोटो सिर्फ आयोजी के पीछे ही भागने लगती है। यहाँ पर आयोजी को लग रहा होता है कि वो तो योशीमोटो से आराम से बच के निकल जाएगा, लेकिन तभी योशीमोटो भागते हुए गिर जाती है और आयोजी बिना कुछ सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। अब आयोजी योशीमोटो को उठाकर नर्स के रूम में ले जाता है और उसकी खुद ही मलहम पट्टी करने लगता है, लेकिन आयोजी ये भूल गया था कि योशीमोटो के ऊपर अभी भी उस केमिकल का असर है और योशीमोटो आयोजी को नीचे दबाकर उसे किस पर किस करने लगती है। शुरू में तो आयोजी भी उसे रेजिस्ट नहीं करता, लेकिन वो बाद में सोचता है कि अगर आज उसने हिम्मत करके अपनी गर्लफ्रेंड्स को एंटीडोट नहीं पिलाया तो उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स ऐसी ही रह जाएंगी। अब आयोजी थोड़ी सी हिम्मत करता है और योशीमोटो को उठाकर कपड़े रखने वाले हैंगर में टांग देता है। अब इसके बाद आयोजी यहाँ से बाहर भाग जाता है, पर बाहर निकलते ही उसे कराने और हकारी पकड़ लेती हैं। अब उन दोनों की पकड़ में आने के बाद आयोजी सोचता है कि ये दोनों योशीमोटो की तरह वीक नहीं हैं और आयोजी चाहकर भी इन दोनों को दूर नहीं कर सकता। अब ये दोनों लड़कियां आयोजी को किस करने ही वाली थी कि ये दोनों फिर से आयोजी को किस करने को लेकर झगड़ा करने लगती हैं। अब मौके का फायदा उठाकर आयोजी इन दोनों की ही किस करवा देता है और अगले ही पल यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है। अब आयोजी केमिस्ट्री लैब के पास पहुँचता है, पर दरवाजा खोलते ही उसे आयोजी दिखती है, लेकिन उसके देखने से पहले ही आयोजी उस दरवाजे को बंद कर देता है और भागकर एक अलमीरा में छुप जाता है। अब आयोजी अलमीरा में छुपा होता है और आयोजी उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। आयोजी सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर कासूरी पहले से ही लैब पहुंच गई होती और उसने एंटीडोट को ढूंढ लिया होता, लेकिन तभी आयोजी बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से देखता है कि कासूरी तो उसी के साथ उसी अलमीरा में छुपी हुई है। अब आयोजी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो लैब में होना चाहिए था ना। कासूरी कहती है कि आयोजी जान गई है कि मैं तुम्हारे साइड हूँ और तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और इसीलिए वो तुम्हारे साथ मुझे भी पकड़ना चाहती है। आयोजी सोचता है कि केमिकल पीने के बाद भी आयोजी का दिमाग उतना ही शार्प है, पर वो इस तरह से हार नहीं मान सकता क्योंकि ऐसे तो वो अपने सारी गर्लफ्रेंड्स को खो देगा। लेकिन तभी कासूरी बताती है कि उसके पास एक एंटीडोट है और कासूरी उस एंटीडोट को खुद ही पी लेती है। आयोजी उसको कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस केमिकल से हम सबको ठीक कर सकते थे। कासूरी कहती है कि ये मेरा स्पेशल एंटीडोट है, इससे मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाऊंगी और फिर आयोजी भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। अब ऐसा बोलकर वो धीरे धीरे अपने असली फॉर्म में आने लगती है और अलमीरा में जगह कम होने की वजह से वो आयोजी के साथ चिपक जाती है। अब इसके बाद कासूरी आयोजी के पीछे आकर खड़ी होती है और आयोजी उसे देखकर भी नहीं पहचान पाती, लेकिन तभी वो गलती से आयोजी के सामने खुद का नाम ले लेती है और ये जानने के बाद आयोजी उसे पकड़ के रस्सियों से बांध देती है। अब ये देखकर आयोजी काफी ज्यादा निराश होता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे आगे अब क्या करना चाहिए, लेकिन तभी आयोजी उस अलमीरा से निकलकर भागने लगता है और उसको देखकर आयोजी भी उसका पीछा करने लगती है। अब इसके बाद आयोजी जल्दी से भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन दरवाजा बंद होने पर भी आयोजी आराम से उस दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाती है। अब ये देखकर आयोजी सोचता है कि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है और तभी आयोजी के ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर कासूरी आकर आयोजी को एंटीडोट पिला देती है और एंटीडोट पीने की वजह से आयोजी यहाँ पर बेहोश हो जाती है।
तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इन दोनों के जाने के बाद कासूरी अपने छोटे फॉर्म में वापस से आ जाती है और उससे बंधी रस्सी खुद ब खुद ढीली पड़ जाती है। यहाँ पर कासूरी आयुजी को थैंक यू कहती है कि वो आयुई को उससे दूर ले आया, जिससे उसे एंटीडोट बनाने का मौका मिल गया। अब इसके बाद ये दोनों सभी लड़कियों को एंटीडोट पिला देते हैं और एंटीडोट पीने के बाद सभी लड़कियां वापस से ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर हकारी और कराने याद करने लगती हैं कि किस तरह से केमिकल के चक्कर में किस तरह से उन दोनों ने ही एक दूसरे को किस किया था, और ये याद आने के बाद ये दोनों लड़कियां सब कुछ भूलने का नाटक करती हैं। अब इसके बाद कासूरी सबसे माफी मांगती है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में ही सबको ये सब भुगतना पड़ा और वो आज के बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। लेकिन आयोजी उसको बहुत ही प्यार से कहता है कि उसको अपने एक्सपेरिमेंट्स करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके ऐसे अनोखे एक्सपेरिमेंट्स और अपने काम के लिए जुनून की वजह से ही आयोजी उसे प्यार करता है। अब ये सुनकर कासूरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड फाइनली आखिरकार ये दोनों भी किस कर लेते हैं। अगर तुमने गलती से भी इस वीडियो को पूरा देखा है ना, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिख के जाना। तो इस फालतू वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।